अरे चुनरी में चित चोर मोर, यही चुनरी में चित चोर मोर, चहुओर छपाना चुनरी में चित चोर मोर, चहुओर छपाना चुनरी में। अब 4 इकाई 4 वेद दिशि 4 कलहरा चुनरी में। 2008 में रेलवे में मेरा सिलेक्शन हुआ, सिपाही नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय जनाब हैदर साहब और आज के अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक डॉक्टर मन्नू यादव। बिरहा जगत में 98% झूठ बोलने वाले लोग हैं। सबसे बड़ा बिरहा था जिसकी वजह से आप पहचान लीजिए मेरी नज़र में या क्षेत्रीय कार्यक्रम कोई मायने नहीं रखता जब तक कि आप सरकार के पैसे से न गाएं। आज भी सरकार बिरहा के नाम पर बिरहा को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही है, लोकगीत के नाम पर कर रही है। और कोई भी बिरहिया ऐसा नहीं है जो इस बात का विरोध करे कि ये लोकगीत नहीं है, बिरहा है। हम लोग किसी के दरबार में हाजिरी नहीं लगाते सर। मैं किसी दल का गायक हूँ, मैं किसी दल का गुलाम नहीं, मैं किसी राजनेता का गुलाम नहीं। हाँ, मैं गुलाम हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बिरहा का गुलाम हूँ। बिरहा पर जो शोध कर रहे हैं वो क्या है, किस तरह का, कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है उसमें? सर, जब हमारे लोग सत्ता में थे, यहाँ तक कि मंत्री का भी दर्जा मिला, तब भी ये लोग अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। अभी जो बिरहा चल रहा है, अभी नई पीढ़ी के लिए और नई पीढ़ी के लोग बहुत ऊटपटांग गा रहे हैं। इस परिदृश्य में जो बिरहा, जिस बिरहा को आप अपने शोध में महत्व दे रहे हैं, तो ये नई पीढ़ी क्या कर रही है उसका? बिरहा में पढ़े लिखे लोगों की एक कतार लगभग बनती जा रही है। बड़े बड़े पढ़वइये, बड़े बड़े डिग्रीधारी और लोक ज्ञान से समृद्ध बिरहियों की एक बड़ी कतार रही है। मुझे लगता है कि किताबी ज्ञान और स्कूली ज्ञान को छोड़ दिया जाए तो लोक ज्ञान की इतनी बड़ी विरासत और इतना बड़ा भंडार जितना बिरहियों के पास होता है, वो कम ही लोगों के पास पाया जाता है। बातचीत को इकट्ठा करने के दौरान मैंने गाज़ीपुर के एक गायक नानक के बारे में सुना। उनके समकालीन तो कोई बचा नहीं, लेकिन उनके पूर्ववर्ती पीढ़ी के कुछ लोगों से कि किसी का भी बिरहा होता था वे पलट देते थे। अभी कोई गाता था और अपनी कविता और छंद के साथ अपने सवाल खड़े करता था तो तुरंत वे छंद बनाते ही नहीं थे, बल्कि वे उसको पलट देते थे और पूरी त्वरा के साथ फिर दूसरा व्यक्ति उनको नहीं पलट पाता था। मिर्ज़ापुर ज़िले के महान गायक पंधारी दादा भी ऐसे ही थे। वे स्वतःस्फूर्त कवि थे, चलते चलते कविताएं बनाते थे, बिरहा बनाते थे और गाते थे। और वहाँ पता चला कि एक बार नानक से भिड़ने के लिए पंधारी दादा गाजीपुर गए और नानक ने उनसे कहा कि यह मेरे दरवाजे की बात है, मेरे गांव की बात है, मर्यादा की बात है, मैं आए हुए मेहमान को लज्जित नहीं करना चाहता। लेकिन पंधारी दादा ने कहा कि अब यहाँ 2 बिरहिये आमने सामने हैं, किसी का गांव नहीं है, हम सबका गांव है, आपको गाना पड़ेगा। मुकाबला हुआ तो नानक का पलड़ा 20 पड़ा। नानक के बारे में लोग बताते थे कि वे एक ही धोती ओढ़ते भी थे और पहनते भी थे। वे गायकी के महात्मा गांधी थे, उसी तरीके से सादगी से रहते थे और वे गणेश अखाड़े के धुरंधर गायक थे अपने दौर के। आज युवा पीढ़ी के एक ऐसे गायक से हम रूबरू हैं जो खुद गणेश अखाड़े से ही ताल्लुक़ रखता है, अशोक कुमार। जौनपुर के अशोक कुमार केवल बिरहा ही नहीं गाते हैं, बल्कि बिरहा पर शोध के लिए परिश्रम भी कर रहे हैं। वे उन्होंने एक अच्छी पढ़ाई लिखाई के साथ अब पीएचडी करने की प्रक्रिया में बिरहा को ही अपना विषय चुना है और उस विषय में वो कितना आगे बढ़े हैं इस पर भी बातचीत होगी। उनकी बिरहा यात्रा के बारे में बातचीत होगी। तो अशोक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सादर प्रणाम सर। और मैं बधाई देना चाहूँगा आपको नहीं, बशर्ते बिरहा जगत को, कि आप जैसा एक विद्वान पत्रकार जो बिरहा के विषय में सोचा, जो बिरहा के लिए सोचा, जो कि हमारी जो बिरहा विधा है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लोक कला मानी जाती है बिरहा, लेकिन इसका कोई ऐतिहासिक पैटर्न हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता विशेष रूप से। लेकिन जब से आपने संभाला इसको, तब से बिरहा जगत के चाहे लोग गायक हों, चाहे कवि हों, चाहे श्रोता हों, और चाहे विद्वान श्रोता जो हों, उनको भी एक आस जगी यार नहीं, अब ऐसा कुछ राम जी यादों के माध्यम से होने जा रहा है, बिरहा का भी अपना एक इतिहास भविष्य में मिलने जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बिरहा वालों को बहुत बहुत बधाई। चलिए, मैं जब तारीफ़ होती है तो मैं थोड़ा सा न केवल सकुचाता हूँ, हो सकता है कि मेरे चेहरे पर लाली भी छा जाती हो, लेकिन आपने तारीफ़ किया, इसके लिए शुक्रिया। आपकी तारीफ मैंने नहीं किया, मैं तो बिरहा वालों की बात सबसे कर रहा। पहले यह कि आपका गांव कौन सा है, कहाँ आपका जन्म हुआ? सर मेरा नाम अशोक कुमार है, मेरे पिताजी का नाम श्री रमाशंकर और मेरी माता का नाम श्रीमती विमला देवी। मेरे पिताजी रोडवेज में ड्राइवर के पद पे हैं वर्तमान समय में, और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से में रहा, 2008 में छोड़ा यूनिवर्सिटी में जी। और वहाँ से छात्र नेता भी रहा। 2004-5 में मैं CMPDG कॉलेज का प्रकाशन मंत्री भी रहा, छात्र राजनीति भी किया जी। और 2008 में रेलवे में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, सिपाही। नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के कारण सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय जनाब हैदर अली साहब और आज के अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक डॉक्टर मन्नू यादव जी हैं। तो इन दोनों की प्रेरणा से आपने कहा कि मुझे भी गाना है। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिरहा के लिए आपने समय पूरा निकले, भरपूर समय आप दे सकें उसको, इसके लिए आपने नौकरी को नहीं बिरहा को चुना। जी। लेकिन एक सवाल छूट गया है कि आपका जन्म सन कब है? हाँ, मेरा जन्म सर 1/3/1985 को जी। ग्राम सभा भौरई खतरा, सुजानगंज मछली सर जौनपुर में। जी। तो यहाँ से मैंने जौनपुर से इलाहाबाद की यात्रा के बीच बहुत सारे आपके अनुभव होंगे बचपन के, जो बिरहा से भी जुड़ते हैं जी, जी, होंगे, और सांस्कृतिक जो पूरा संसार है जी जी। उससे भी। तो उस समय आपने क्या महसूस किया? सर मैं छोटा था और चूँकि मैं बचपन से ही बड़ी, अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए, लोग कहते थे कि अशोक बड़ी कुशाग्र बुद्धि का है। मैं कक्षा 1 के बाद डायरेक्ट 3 में गया हूँ, 2 नहीं पढ़ा हूँ। और चाहे वो काबिलियत रही हो, क्या किसी की मर्जी रही, मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा हो, वो मैं नहीं जानता। तो बाल सभा जो हुआ करती थी, मुझे चूँकि मेरे बड़े पिताजी श्री उमाशंकर यादव जी बड़े अच्छे कलाकार थे, वो भी गाते थे। उसके बाद मैं बता दूँ साहब, आपके आशीर्वाद से बचपन मेरा एक प्रकार से कहा जाए कि कभी किसी प्रकार की कमियों से नहीं गुजरा सर। मैं ठीक ठाक परिवार से बिलोंग करता था और ऊपर वाले ने सब कुछ दिया था। मैं कक्षा 1 में पढ़ने गया, मेरे बड़े पिताजी लोग गायक थे, बड़े अच्छे कलाकार थे। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, पश्चिम के बेल्ट में उनको ज़्यादा लोग जानते थे। जी। और मैं स्कूल में गया तो शनिवार का दिन था। एक धर्मराज निशा जी प्रधानाध्यापक हुआ करते थे और अर्जुन गौतम जी वह टीचर थे। उन्होंने कहा कि यार खलीफा के भतीजवा आए लोग कैद गावे। तो मेरी जीप में वो गाना बजा करता था, नाबालिग बेटा मुन्ना जो रिक्शा चलाता था, पेट भर माता पिता का सपना सजाता था। ये मुझे उसमें पूरा बिरहा याद था, मैं पूरा बिरहा गा दिया। गाजीपुर कांड। जी, गाजीपुर कांड। और वो जो दरोगा शालिक राम थे, वो यही बगल के गांव देवापार के ही दरोगा जी थे। अच्छा। तो वही बिरहा गाया। वहाँ अर्जुन मठ साहब ने मुझे 10 रुपये उस समय दिया। क्या बात है। और वह ला करके मैं दादी को दिया। मैंने कहा, उन्होंने सोचा स्कूल में गया था किसी चुरा लिया होगा। कहे कहाँ पाया है? हम कहे मास्टर इनाम दे रहे हैं। कहेंगे बाप तो हर गावत लगत तो यही करबे कहा। अच्छा। ये मेरी दादी ने कहा। हाँ। और फिर धीरे धीरे हाई स्कूल किया, इंटर किया। उसके बाद उसी बीच में इंटर में जब मैं था, एक मेरा मित्र है शिव प्रताप यादव, मेरा क्लास फेलो रहा। उसने कहा अशोक भाई हम लोग बिरहा गाएंगे, तो गई बैग कर चला सीखल जाए, कैसे सीखल जाए। हम कहे यार यहाँ जौनपुर तो कोई है नहीं,
चला उदयराज गुरु जी के पास चला जाए। हम लोग आए उदयराज जी के पास, मैं और शिव प्रताप। तो उदयराज जौनपुर मिले, गवाए, हमसे भी गवाए, उदयराज गुरु जी और शिव प्रताप से भी गवाए। तो समय गुजरता गया सर, धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई जारी रही। तो मुझसे उदयराज वकील साहब ने कहा, ऐसा सो बेटा तुम गाओगे, बढ़िया गाओगे, मुझे लग रहा है तुम करोगे बिरहा के लिए कुछ, चाहे वो खुद बोले हो या किसी के माध्यम से बोल गए हो, भगवान जाने, तुम बिरहा के लिए कुछ करोगे। तुम मेरे पास मत जाओ, तुम चले जाओ डॉक्टर मनुआ के पास। कभी किसी कलाकार को अगर कहीं बाहर हैं तो शुद्ध नाम लेवा नहीं करते थे, जैसे विजय को विजया कहेंगे, उसी प्रकार डॉक्टर मनु यादव कह रहे तुम चले जाओ डॉक्टर मनुआ के पास चले जाओ, तो विद्वान है, तुम पढ़े लिखे हो, अब मेरी ज़िंदगी कोई भरोसा है नहीं। शायद वो जानते थे कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। तो फिर 2002 में मैं चला गया सर इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद फिर 8 तक इलाहाबाद रहा, फिर आया, फिर बिरहा के लिए दौड़ने लगा। तो मुझे राम प्रसाद कवि मिले बगया के, चंदौली के, उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर मन्नू यादव से मुझे मुलाकात करा दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि वो बड़े दूसरे प्रकृति के आदमी हैं, मतलब उनका कहने का भाव था अहंकारी टाइप के हैं। हम कहा गुरु जी कुछ भी बार मिल लेते हैं ना। अब मैं बगया सर 7 साल रहा। बगया में जब मैं छोड़ा 2010 में जौनपुर, लगातार 7 साल बगया रहा। और कवि जी राम प्रसाद गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं थोड़ा मनबड़ किस्म का था, वो मुझे डांटते थे, ऐसे बोलबा तो बिरहा ना गा पैबा, लोग बुरा मानेंगे, लेकिन आदत कुछ हो जाती है, बर्दाश्त करने की क्षमता सर है मेरे पास, लेकिन झूठ में बर्दाश्त नहीं कर पाता। आज के बिरहा जगत को मैं विषांत हो रहा हूँ आपकी वजह से, बिरहा जगत में 98% झूठ बोलने वाले लोग हैं, बिना झूठ के उनका काम नहीं चलता। जो हाई स्कूल फेल है वो कह रहा मैं PhD किया हूँ। एक इंटरव्यू आप ही का था, मैं सुन रहा था, मेरे ज़िले का ही आदमी, नाम नहीं लूँगा, वो बोल रहा है कि मेरी नौकरी लगी मिर्ज़ापुर PHC छावनी में। जब उसकी उम्र में जोड़ा, उसकी पोस्टिंग का समय जोड़ा, उसकी 16 साल उम्र हो रही, 17 साल, उसी में PHC में भर्ती भी हो गया। तुम कहे देखो ऐसे से झूठे पड़े हैं, पता नहीं झूठ बोल क्या तमगा ले रहे हैं वो लोग। झूठ से सर मुझे सख्त नफरत है। अब मैं सत्य बोल देता हूँ, इसलिए मेरे ज़िले के भी कलाकार मुझसे दूरी बनाते हैं, और जो और लोग हैं और कलाकार हैं मंच भी मैं रोक देता हूँ, झूठ मत बोलो। पता नहीं क्या मेरे अंदर कमी है। नहीं ठीक है, जब जो चीज़ हम जानते हैं उसके बारे में हमको सर यही सब चीज़ें हैं, कहना चाहिए। लोगों ने बहुत झूठ बोले अपने बारे में। आप जब कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, वही दौर आपकी गायकी का भी है, जब आप शुरू किए सीखने उखने और गाने का, तो दोनों में संतुलन कैसे आपने? दौर वो मेरा भैया दौर नहीं रहा। कॉलेज के समय में मैं राजनीति से जुड़ गया, और उस समय की बात बताऊं कि मैं अपने साथ गद्दारी भी किया। मैं पढ़ाई पे ना फोकस करके बहुत बड़ा समाज सेवी बन गया। वह समाज सेवा कहीं के मेरे लिए अभिशाप भी बनी। मैं कुछ नहीं कर पाया। उस समय मेरे पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा PCS बनेगा, पढ़ने में बहुत अच्छा था भैया, लेकिन नेतागिरी चक्कर में जो बच्चे जाते, चाहे वो आजमगढ़ का हो, चाहे गाजीपुर का हो, चाहे बलिया का हो, चाहे जौनपुर का हो, चाहे सुल्तानपुर का हो, अगर किसी का एडमिशन नहीं होता था वह मेरे पास आ गया, उसका एडमिशन श्योर नहीं यूनिवर्सिटी में हो पाएगा, CMP में, इसी शरण कहीं ना कहीं मैं एडमिशन जरूर करवाऊँगा जी। तो उसी बीच में मेरा बिरहा छूट गया था। मतलब गाता था, जो हमारे मित्रगण थे वो जानते थोड़ा बहुत उसको गाता है, अपने शादी को हम बुला लेते थे, कभी कभी गा दिया करता था। प्रोफेशनल बिरहा में 2010 से गाना शुरू किया है, और राम प्रसाद कवि जी की बदौलत जब मैं आया, उनसे कहा कि डॉक्टर साहब से मिलवा दीजिए, लेकर के गुरु जी आए राम प्रसाद जी, और डॉक्टर साहब जो इस समय अपना विद्यालय बनाए हैं बिरहा अकादमी, वही छत ढलवा रहे थे। तो मैं गया कि मैं अशोक कुमार, और गुरु जी मैं गाना चाह रहा हूँ। बड़े बड़े बाल थे, उस समय का रूप दूसरे कुछ था। उनको शायद बुरा लगा, सोचा कि ये भी वैसे होंगे, गुरु सोचे होंगे वैसे ही होंगे जैसे और गायक कलाकार हैं। क्या ऐसा है, तुम चले जाओ घर, वही घर से सीखो, यहाँ बेटा ऐसे ज़रूरत नहीं है। मुझे हटा दिया, भगा दिया उन्होंने पिता से, मन्नू जी ने। फिर राम प्रसाद कवि ने कहा देख लिया, देखला ना, तो उसे कहा था मत जा ना, मतलब देख ला का कहने डॉक्टर साहब तोहार। तो कहली चला ठीक है गुरु जी। फिर मैं सर वहीं जीवधीपुर में होटल खोल दिया, बाबा ढाबा के नाम से। मेरा ढाबा भी चलने लगा।
जहाँ रामलाल खलीफा गुरु जी का मकान है, वहीं मैं ढाबा भी खोल दिया। 4 साल ढाबा चलाया। अच्छा। वही जगाता बजाता रहा। 2016 में फिर डॉक्टर मन्नू यादव से मेरी मुलाकात होती है परोरमा। परोरमा मेरा भी रहा, और एक पाठक जी हैं, राकेश पाठक जी। कार्यक्रम था, हम लोग गाय खाली हुए, मैं गया राम प्रसाद कभी जी घर छोड़ने। फिर मैं कहा कि गुरु जी मैं होटल पे चला जाऊंगा। बोले ठीक है। उनको छोड़ा तो नंदलाल रवि जी का विवाह हो रहा था और डॉक्टर साहब मन्नू यादव का। मैंने पूछा गुरु जी किसका विवाह हो रहा है? बोले कि आपके मन्नू जी गा रहे हैं और नंदलाल रवि जी। हम कल ही जाके गुरु जी सुन ली। कहने का भाई आघायल ना हुआ का। फिर भी मैं चला गया। मैं गया तो नंदलाल रवि जी गा रहे थे, इनाम उनाम दिया। डॉक्टर मन्नू यादव मुझे पहचान लिए। उनके कवि जो चंचल कवि हैं, उनसे बोले कि उस बच्चे को बुलाओ। मैं गया पास में, तो बोले अशोक तुम ही हो? कहा हाँ गुरु जी। तो शायद मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट, अगर ये गुरु जो आपको कभी भगाया है वही फिर अपना रहा है तो कुछ ज़रूर नया होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम कल खाली हो? हमने कहा हाँ गुरु जी खाली हूँ। कहे कि इस गंगा संस्कृति यात्रा का कार्यक्रम है, कल आ जाओ बेटा। मैं गया, सुबह 10 बजे गया, शाम को 6:30 बजे कुछ नहीं, और 6:30 बजे जो डायरेक्टर थे उस समय के ओम प्रकाश भारती सर, उन्होंने कहा अरे मन्नू जो तुम्हारा चेला आया है नया नया जौनपुर वाला, वो कहाँ है, कब गाएगा? है हाँ सर है। अपनी गाड़ी दिए डॉक्टर साहब, अपनी पार्टी दिए। मैं मात्र सर 5 मिनट गाया हूँ रामनगर किले पे। उसके बाद मैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। जितने बड़े कार्यक्रम हुए, चाहे जहाँ, चाहे भोपाल हुआ, चाहे सतना हुआ, चाहे मैहर हुआ, चाहे राजस्थान हुआ, चाहे महाराष्ट्र में पूना हुआ, जहाँ जहाँ डॉक्टर साहब गए, एक तरफ उनका मंच, एक तरफ अपने चीले का मंच। और उसी बीच 2018 में नेशनल अवार्ड भी हो गया जी। और जो कि बिरहा जगत के लिए बहुत बड़ा अवार्ड था। पद्म श्री हीरालाल गुरु जी हुए जी। और उसके पहले डॉक्टर मन्नू यादव उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सम्मान पाए थे। तीसरा मैं, और चौथा सम्मान था तुलसी सम्मान दादा राम कैलाश जी का। और बिरहा में भी किसी कुछ मिला नहीं। कहने को मुझे अपने मुँह से नहीं कहना चाहिए सर, बड़ी नहीं, बिरहा का कर्ज तो समाज पर जितना है और सरकार पर जितना है जी, उसके मुकाबले सरकार ने मुंह चुराने के अलावा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, किसी सरकार ने नहीं किया है, कुछ नहीं दिया है बिरहियों को। और उनका उपयोग करते रहे। उनको जैसे लगता है खिला पिला के गुलाम बनाने वाली जो प्रवृत्ति होती है, पहले जमींदारों में होती थी कि किसी को खिलाया पिलाया, हाँ गुलाम बना लिया, और उनको गुलाम बना लिया बौद्धिक रूप से कि अब तू हमारे दरबार में दरबारी रहा, खा पिया, कुछ दिया नहीं। कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो सबसे जो बड़ा बिरहा था जिसकी वजह से आपको पहचान मिली अपनी गायकी में, वो कौन सा बिरहा था? सर सबसे देखिए सर, ये जो प्रोफेशनल कार्यक्रम होता है, जो क्षेत्रीय कार्यक्रम होता है, मेरी नज़र में यह क्षेत्रीय कार्यक्रम कोई मायने नहीं रखता जब तक कि आप सरकार के पैसे से न गाएं, सरकार के पैसे से आप विदेश न जाएं, सरकार के पैसे से आपको कोई विजिबिलिटी न मिले, तब तक आपको मैं कलाकार नहीं मानूं। मैं अपना पर्सनली बात कर रहा हूं। और इतिहास जब आपका नहीं है, आखिर आज पद्म श्री हीरालाल जी अमर हो गए, पद्म श्री हीरालाल जी न अमर हो गए, उनके साथ के गायक स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, रामदेव उस्ताद, ये मैं नहीं कह रहा कि उनका नाम मिट जाएगा, लेकिन इतिहास में उनका नाम अंकित नहीं मिलेगा सर। सिर्फ लोक स्मृतियों में रहेगा नाम। जिस प्रकार से आज हम लोरिक शौरों को याद करते हैं लोरिक गायन के माध्यम से, उसी प्रकार से हम याद कर सकते हैं बुल्लू को, रामदेव को, लेकिन पद्म श्री हीरालाल को आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी नहीं। लेकिन अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें इन लोगों पर हीरालाल जी के मुकाबले ज़्यादा लिखा जाएगा, और बहुत ज़्यादा लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। जो कभी नहीं होता वही एक दिन होता है जी, बिल्कुल। तो इसलिए दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा सरकारी कार्यक्रमों में जो नहीं गाएगा और सरकारी लाभ उठाकर बाहर नहीं जाएगा, तो ये इसके लिए तो बड़ी जोड़ तोड़ की प्रक्रिया होती है, लोगों के आगे पीछे करना होता है। और मुझे याद है ये रामदेव में ही ताकत थी कि वो कह सकते थे, विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए जब उनके सामने ऑफर रखा गया तो उन्होंने कहा कि मैं विधायक बनूंगा तो बिरहवा कौन गाएगा जी। ये कुवत थी। और हर बड़े कलाकार में एक कुवत होती है जो दूसरे में नहीं होती, तो वह भी था। और रामदेव ने तो बिरहा को पैर के बल खड़ा करने का काम किया। बिल्कुल। मुझे लगता है कि उतनी बड़ी विरासत बिरहा की तो
किसी और ने नहीं, सिरजी ही नहीं है। नहीं नहीं। तो रामदेव का नाम कैसे मिट सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकारों ने प्रायः जी और सरकारी लोगों ने उन्हीं लोगों को प्रश्रय दिया, उन्हीं लोगों को मजबूती दी जो उनके दरबार में जी हुजूरी करते रहे। जी अनेक लोग जो दुनिया भर में जहाँ भारतीय रहते हैं जी वहाँ भेजे जा सकते थे बिरहा के लिए, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। शास्त्रीय संगीत का जो पूरा संसार है जी। उसमें बहुत सारे गायकों को मौके मिले, लेकिन बिरहा को नहीं मिला। तमाम सारे आसपास की लोक कलाओं को उन्होंने महत्व दिया, लेकिन बिरहा को नहीं दिया। आज भी सरकार बिरहा के नाम पर बिरहा को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही, लोकगीत के नाम पर कर रही है जी। और कोई भी बिरहिया ऐसा नहीं है जो इस बात का विरोध करे कि ये लोकगीत नहीं है, बिरहा है। जी बिरहा मतलब वीरों का गान, ये वो कह ही नहीं पा रहा है, न किसी सत्ता के सामने कह पा रहा है, न किसी सरकार के सामने कह रहा है। तो ऐसे में बिरहा कैसे उठेगा। सर मैं बता दूं कि आपने कहा कि बिरहा सरकारी विभाग में वही गाता है, हाँ, जो पीछे टहलता है। ऐसा नहीं सर, 2018 में मेरा नेशनल अवार्ड हुआ है जी। सरकार, मैं किस कौम से हूँ, किस बिरादरी से हूँ, आप भली बात जानते हो। नहीं मैं एक मिनट सर, प्लीज़ सुन लीजिए, प्लीज़ सुन लीजिए सर। आपकी जो ख्याति है, आपकी जो क्वालिटी है, आप एक जो फूल हो, जो फूल जिस प्रकार से महकता है उसी प्रकार से माली उसे तोड़ता है। और रही बात ही, हम लोग किसी के दरबार में हाजिरी नहीं लगाते सर। न मैं किसी दल का गायक हूँ, मैं किसी दल का गुलाम नहीं, मैं किसी राजनेता का गुलाम नहीं। हाँ, मैं गुलाम हूँ तो सिर्फ और सिर्फ बिरहा का गुलाम हूँ, क्योंकि बिरहा को मैंने कुछ नहीं दिया, मुझे बिरहा ने सब कुछ दिया है। मैं नेशनल अवार्डी हूँ, बिरहा से शोध कर रहा हूँ। जो भी मेरी नेम पे मैं आज मुझसे आप बात कर रहे हैं, बिरहा के नाते, एक बिरहिया होने नाते बात कर रहे हैं। जी। नहीं तो उसको कहाँ होता, आप कहाँ होते? मुझे बताइए कि आप बिरहा पर जो शोध कर रहे हैं वो क्या है, किस तरह का, कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है उसमें? सर मैंने लिया है भोजपुरी बिरहा एवं लोक पर शोध। अच्छा। मतलब हमारी भोजपुरी मिट्टी की जो महक है, जो हमारे पुराने, जैसे आपने कहा कि रामदेव बुल्लू बहुत कुछ लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, लेकिन जो सम्मान पद्म श्री हीरालाल जी को मिल गया, हम यहाँ लिख सकते हैं कि बड़े कलाकार रहे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, बड़े कलाकार रहे बुल्लू गुरु जी, लेकिन पद्म भूषण हम नहीं लिख पाएंगे सर। पद्म भूषण तो किसी को नहीं मिला, एक बात कह रहा हूँ, ये शायद दुर्भाग्य बिरहा वालों का नहीं है। अब मैं हाल की बात बता दूं, जब सरकारें थी, जब हमारे लोग सत्ता में थे, यहाँ तक कि मंत्री का भी दर्जा मिला, तब भी ये लोग अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए, न कुछ बहुत किए। बड़ा अवसरवाद जो उनका था वो सामने आया। एक बात मुझे बताइए, जो आपके शोध का दायरा है जी सर, वो कहाँ तक है? सर जैसे पहले उसमें लिखा गया भोजपुरी, तो मेरा जनपद जौनपुर से लेकर के बलिया बक्सर बिहार तक, अच्छा, जहाँ तक मैंने पूर्वांचल पूरा। तो लगभग ये जो शोध आपका होगा उसमें गायकों के बारे में भी बहुत, गायकों के बारे में, कवियों के बारे में। तो उनके लिए अलग अलग चैप्टर या ऐसे ही अलग चैप्टर है सर। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। आप शोध का इंतज़ार हमको भी रहेगा कि आप जब किताब आए तो हमको भी देंगे, मैं भी पढ़ने का उत्सुक हूँ। एक बात ये मुझे बताइए कि आप अभी जो बिरहा चल रहा है, आप भी नई पीढ़ी के व्यक्ति हैं और नई पीढ़ी के लोग बहुत ऊटपटांग गा रहे हैं। जी सर। तो इस परिदृश्य में जो बिरहा, जिस बिरहा को आप अपने शोध में महत्व दे रहे हैं, या उसकी जो परंपरा आप अपने हिसाब से समझते हैं जी, तो ये नई पीढ़ी क्या कर रही है उसका? नई पीढ़ी की बात अगर कर रहे हैं सर, हमें सीधा नई पीढ़ी पे नहीं थोपना चाहिए। नई पीढ़ी के पहले जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी ने नई पीढ़ी को एक लकीर दे दिया। अगर हमारे पहले वाली पीढ़ी, जो उनके पहले की पीढ़ी थी, उन्हीं के ढर्रे पर भाई चेंजिंग, हर मतलब परिवर्तन संसार का नियम, चेंज करिए, लेकिन जो अश्लीलता वाली चीज़ें आई, आज के कलाकार के पहले जो कलाकार हैं, आज के जो नए गुरु हैं, उन गुरुओं की बदौलत है
चाहे नाचना हो। अब तो मैं देख रहा हूँ मंच पे यहाँ से नाचता हुआ कलाकार अगर लेडीज गायिका है तो सीधा उसके चौकी तक जा रहा है। एक बिगहा तक वो नाच सकती है, एक बिस्सा तो नाच ही रही, एक विषय नाच रही है। अब ऐसी परिस्थिति में दोषारोपण नए कलाकारों को ना करके जी। मेरा अपना मानना है कि हमारे गुरुजनों ने जो थमा दिया है और जो हमारे गुरुजी लोग आज ताली भी बजा रहे हैं, जबकि वही गुरु वहाँ बैठा है और मंच पर बड़ी बड़ी बात करता है, माइक पकड़ेगा, बिरहा को मैं बचा के लाऊंगा, मैंने एक कर दिया बिरहा के लिए, वहाँ से खींच के बिरहा लाया, सब कुछ तो लाए आप। तो बिरहा का मतलब आप जाते जाते बिरहा को जहाँ लाए थे आप वहीं डुबा दोगे। बिल्कुल ठीक बात है आपका, सही उपयुक्त जो है सवाल है, ये एकदम उपयुक्त सवाल है। और मुझे यह भी एक चीज़ लगता है कि जो बिरहा में विषय वस्तु है जी छंदों का जो स्वरूप पहले था, जी अभी भी उसको सुनिए तो एक महत्व तो समझ में आता है, लेकिन उसमें विषय नए नहीं है। नए विषय नहीं सर। जो विषय पुराने थे वो बदल भी नहीं रहे हैं और नए विषय आ भी नहीं रहे हैं जी। अभी ऐसी ऐसी घटनाओं पर लोग बिरहा बना दे रहे हैं जिन घटनाओं के पीछे क्या वजहें हैं उसका विश्लेषण वो नहीं करते हैं, उसमें छोड़ देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और पूरी कहानी इतिहास में ख़ास तौर से आधे घंटे की बिरहा में एक क्षेपक को उठाना, फिर उसमें अपनी बात रखना और उसको एलोबरेट कर देना, ये तो संभव है। लेकिन अगर वास्तव में किसी ऐतिहासिक व्यक्ति, जैसे कल किसी ने मुझे कहा भगवान अहीर और कोमल पहलवान और नज़र अली और अब्दुल्ला चुड़ियार जैसे लोग जो चौरी चौरा के महान नायक थे जी। या अवध के किसान विद्रोह के नायक जो छोटा रामचंद्र या मदारी पासी या ऐसे तमाम सारे लोग थे, उन लोगों पर अगर कायदे से बिरहा लिखना हो तो उसके लिए फिर थोड़ा विस्तार में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा। वो चीज़ें नहीं है, कवियों में वो नहीं है। तो विषय नए नहीं आ रहे हैं, तो विषय नए नहीं आ रहे हैं तो फिर बिरहा कहाँ जाएगा? सर बिरहा विषय नए नहीं आ रहे हैं, ये बहुत गूढ़ एक प्रकार से कह लिया क्वेश्चन नहीं है सर, जो एक जैसे कोई पहाड़ ला के रख दिया जाए सामने, यह रोकने का एक प्रकार से संसाधन मान लिया जाए। बिरहा में जब नई चीज़ें, नए छंद, नए जो विधान हैं अगर नहीं, असल बड़ी समस्या क्या है सर, आज की जो कवि हैं उनको यह ज्ञान में नहीं छंद कैसे लिखा जाता है। उनको बस इतना है, भूमिका लिख दिया, एक कव्वाली डाल दिया, फिर उसके बाद धुन डाल दिए, पह टाला खड़ी विदेशिया में बिरहा पूरा हो गया। पहले के जो कवि थे वह छानते थे, यार इस चीज़ में मैं ये डालूंगा तो पब्लिक, चूँकि पहले जो था विद्वान भी बिरहा को सुनता था। आज प्रबुद्ध वर्ग हमसे दूर क्यों हो रहा है? कारण यही सर, ऐसा नहीं कि मैं बता दूं, मैं अपने आँख से देखा हूँ, स्वर्गीय उदयराज वकील साहब जब बिरहा गाते थे वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय बैठ के सुना करते थे, बैठ करके सुना करता था। और डॉक्टर मन्नू यादव को मैं बता दूं, आज भी सर अभी काशी में जो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, वहाँ डॉक्टर मन्नू यादव पर साल भी बिरहा गाया। उनके पास है वो चीज़, हमारे पास नहीं है, हम लोग नहीं गा पाते, और नहीं गाने के कारण आज के कवि हैं। अब प्रबुद्ध लोगों का जहाँ तक मामला है तो प्रबुद्ध पीढ़ी का नेतृत्व तो आप भी कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी भी है, उससे बचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं बचा जा सकता। तो अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं आप? सर मैं अपनी भूमिका की बात कर रहा हूँ सर, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे द्वारा किसी को, मेरे गीत के द्वारा किसी को कोई चोट ना पहुँचे। अगर मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ तो मैं किसी का लूँ भी ना, नहीं वो मुझे मारेगा तो नहीं, लेकिन मुझे शराब तो जरूर देगा, सारा गंदा गा रहा है, गड़बड़ गा रहा है, उसकी गाली भी मुझे ना लगे। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी वाणी से उसको कुछ मिल जाए। सर मैं बता दूँ, आज जो मैं परिकल्पना कर पा रहा हूँ, वर्तमान में शिव जगत जैसा कवि पूरे बिरहा जगत में नहीं है। वो आदमी चाहे जो लिख दे, चाहे छंद लिखवाइए आप, चाहे ककहरा लिखवाइए, चाहे कुछ भी लिखवाइए, और चाहे रत्ना गहन लिखवाइए, एटोन्स आधे घंटे में आपको उपलब्ध हो जाएगा। आशु कवि वृद्ध हो चुके हैं बेचारे, 70-75 साल उम्र होगी, ये लिखने के माहिर। उन्होंने लिखा है सगड़ छंद, अरे मन की मुस्कान प्रभात लिए, जरी जात दिए पिजरे पिजरे, मसला वह माखन की गणना, मधु ढूंढत है सजरे सजरे, मर जाऊं भले पर साच कहूँ, गुनिया यही चार सभय सठरे।
बहुत बड़ी चीज लिखा था। सभय सठ रे बाकी गुणित तो चारी। हाँ, चारे एक राजा भोज की वो कहानी समझ लिखी थे समझ। कवि कालिदास की, तो उसी में डाले थे। मैं आखिरी सवाल ये कि आपकी भविष्य की क्या क्या योजनाएं हैं? मेरी भविष्य की योजनाएं सर यही हैं, जैसे मुझे तो बल मिल रहा है, आप तो नाराज हो जाते हैं कि मेरी प्रशंसा हो रही है। मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बिरहा के लिए बधाई दे रहा हूँ कि अगर आप जैसे 2-4 विद्वान प्रबुद्ध लोग और आ जाते, शायद बिरहा जहाँ था पहले उससे कई गुना ऊपर हमारा बिरहा पहुँच जाता। बिरहा को बचाने की आवश्यकता है, और जहाँ तक मेरी बात है, मुझसे जितना बन पड़ेगा, मैं बिरहा को नहीं लाया हूँ, बिरहा मुझे लाया है जी, बिरहा मुझे जहाँ तक ले जाएगा मैं वहाँ तक बिरहा के साथ चलने की कोशिश करूँगा। बहुत सही, बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। और आप अभी अपेक्षाकृत युवा ही हैं, तो आपसे तो कई बार बातचीत होगी और कई लोगों से कई बार बातचीत होगी। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैं चाहूँगा कि जैसे आपने एक छंद सुनाया, तो आप एक गाना भी गा दीजिए। एक छोटी सी लोकगीत है। अरे काची कली कचनार की है टूट ना सकती, बचपन की लगीन है कभी छूट ना सकती। कहना है इस शरीर क्या है, अरे चुनरी में चित चोर मोर, यही चुनरी में चित चोर मोर, चहुओर छपाना चुनरी में चित चोर मोर, चहुओर छपाना चुनरी में। अब 4 इकाई 4 वेद दिशि 4 कलहरा चुनरी में। ये गीतिए राम जी भैया सीखे खातिर सबके, यह गीत पहाड़े से 4 के पहाड़े में कवि ने पूरे जीवन की संरचना कर दिया। 4 इकाई 4 वेद दिशि 4 कलहरा चुनरी में। 4 इकाई 4 वेद दिशि 4 कलहरा चुनरी में। 4 दूना है 8 सिद्धि का रंग सुनहरा चुनरी में। अरे 4 तिया 12 रूप प्रभु का दर्शाना चुनरी में, प्रभु का दर्शाना चुनरी में। 12 रूप भी भगवान विष्णु ने धरा था, हमारा पुराण बताता है। अब 4 तिया 12 हो गए, 4 चौके 4 तिया 12 रूप प्रभु की दर्शाना चुनरी में। 4 चौके श्रृंगार 16 भेद बताना चुनरी में। अरे 4 5 20 भुजा रावण की बताना चुनरी में। 20 भुजा रावण महाराज के, इतना न और का। 4 5 20 भुजा रावण की बताना चुनरी में। 4 छका 24 कलाम प्रभु की दर्शाना चुनरी में। 4 सते 28 नरक से जान बचाना चुनरी में। अरे 4 8 32 दांत का बना फसाना चुनरी में। 4 8 32 दांत का बना फसाना चुनरी में। 4 9 36 कोस का व्यूह रचाना चुनरी में। अभिमन्यु मारा गया था, वो चक्रव्यूह की संरचना 36 कोस में थी। 4 9 36 कोस अरे व्यूह रचाना चुनरी में। 4 10 40 शेर का मन तौलाना चुनरी में। अरे चुनरी में छिपे गौतम गांधी मनु अशोक गाना चुनरी में। प्रणाम।